यूएसए में एक मरीसा वेबर नाम की महिला अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर में रहा करती। और मरीसा को मैं महिला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 37 साल की हो चुकी थी और उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता के साथ रहा करती। और उसके माता पिता दोनों ही जॉब किया करते और साथ में मरीसा भी जॉब पर जाया करती। और जॉब खत्म होने के बाद मरीसा उन्हीं के साथ उनके घर पर रहने के लिए आ जाया करती और वहीं पर उनके साथ रहा करती। और ऐसे ही उनके दिन कट रहे थे। फिर एक दिन 28 अक्टूबर 2006 मरीसा अपने काम से शाम के टाइम पर घर पर आई। घर पर आने के बाद वो घर के अंदर घुसती है। वो अपनी माँ को आवाजें दे रही थी, लेकिन उसकी माँ को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। उसकी माँ वैसे तो किचन के अंदर ही मौजूद थी, जिसके बाद मरीसा किचन की तरफ उनसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ही एक बिल्ली उसके पैरों के बीच में आ गई और उस टाइम पर मरीसा गिरते गिरते बची। वो बिल्ली को बहुत ही बुरी तरीके से घूरे जा रही थी। मरीसा उस बिल्ली से बहुत ही ज्यादा तंग थी क्योंकि वो बिल्ली उन्हीं के घर के अंदर रहा करती, लेकिन वो उस बिल्ली को भगा नहीं सकती थी। वो बिल्ली अब जहां पर जाकर बैठी थी वो एक दीवार की तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि उस दीवार के अंदर कोई चूहा भाग कर गया था। इनका जो घर था इसके अंदर बहुत सारे चूहे थे जो इधर उधर भागते रहा करते। इस वजह से मरीसा को इस घर से एलर्जी भी थी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं थी। और इस घर में इतनी ज्यादा गंदगी थी जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे चूहे घूम रहे थे, लेकिन इसके माता पिता को इन चीज से कोई भी दिक्कत नहीं थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर साफ सफाई नहीं किया करते और इन चूहों के बीच में ही रहा करते। और वो बिल्ली भी इन्होंने इसीलिए पाल रखी थी ताकि वो चूहों का शिकार कर सके। और इसी वजह से अब वो शिकार करने के लिए भाग रही थी, तभी मरीसा के बीच में आ गई थी। मरीसा इसके बाद अपनी माँ से जाकर मिलती है, वहीं पर उसके पिता भी मौजूद थे। उन दोनों से मिलने के बाद मरीसा अपने कमरे में जाती है और वहां जाकर अपने कमरे को बंद करके सो जाती है। और इसके बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद उसकी माँ उठती है और मरीसा को बुलाने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन उस टाइम पर मरीसा अपने रूम में मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी माँ को लगा कि वो जल्दी उठकर अपने काम पर चली गई होगी। और इसके बाद उसकी माँ और पिता दोनों ही अपना खाना पैक करते हैं और ऑफिस में चले जाते हैं। शाम के टाइम वो वापस आते हैं। आने के बाद वो मरीसा को आवाज़ देते हैं, लेकिन मरीसा अभी भी घर में मौजूद नहीं थी, यानी कि वो अभी तक ऑफिस से नहीं लौटी थी। जिसके बाद उसकी माँ को उसकी थोड़ी फिक्र भी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद हो सकता है आज वो जल्दी आ गई होगी और वो नहा धोकर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चली गई होगी। और फिर ऐसे ही रात का टाइम हो चुका था। रात के टाइम भी मरीसा अभी तक घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उसकी माँ को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। इसके बाद जब वो सोने लगे उस टाइम पर मरीसा की माँ उठकर उसके रूम में दोबारा चेक करने जाती है, कहीं मरीसा आ तो नहीं गई। लेकिन उस टाइम भी मरीसा का रूम खाली पड़ा था, मरीसा वहाँ पर थी ही नहीं। तो मरीसा कहाँ चली गई थी? उसकी माँ को अब बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगी कि मरीसा का कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर चली गई है। जिसके बाद वो एक दिन का और वेट करते हैं, कहीं वो पुलिस स्टेशन में जाकर जल्दी ना कर दे, क्योंकि शायद हो सकता है कि मरीसा अपने किसी दोस्त के साथ वहाँ से चली गई हो घूमने फिरने के लिए और उसने ये बताया नहीं हो। जिसके बाद वो रात भी ऐसे ही कट जाती है और सुबह का टाइम होता है। सुबह होने के बाद उसकी माँ दोबारा से मरीसा को आवाज़ देती है, लेकिन मरीसा अभी तक घर में नहीं पहुँची थी। और जब सुबह तक भी मरीसा घर पर नहीं पहुंची, उसके बाद उसके माँ बाप को और भी ज़्यादा उसकी फिक्र होने लगी और उसने अपना फ़ोन उठाया और अपनी दूसरी बेटी जीना के पास फ़ोन कर दिया। जीना के पास फ़ोन करने के बाद उसने सारी बात जीना को बता दी, जिसके बाद जीना भागती हुई उनके घर पर आती है। वहाँ पर आने के बाद उसने अपने माता पिता को समझाना शुरू कर दिया कि वो एक 37 साल की महिला है, उसकी ऐसे किडनैपिंग नहीं हो सकती। उसकी माँ सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि मरीसा की किडनैपिंग हो गई है, उसको किसी ने उठा लिया है, जिसकी वजह से वो हमें नहीं मिल रही। लेकिन जीना ने अपने माता पिता को समझाया कि वो एक हष्ट पुष्ट महिला है, वो ऐसे किडनैप नहीं हो सकती। जिसके बाद जीना ने कहा कि शायद हो सकता है वो कुछ काम से कहीं बाहर चली गई होगी और उसने हमारे लिए कोई नोट वगैरह घर पर छोड़ा होगा, इसलिए हमें वो नोट ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो सभी के सभी उस नोट को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। वो पूरे घर में ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते जब वो उसके कमरे में पहुंचे और उसके कमरे की अच्छी तरीके से तलाशी ले ली, तब उन्हें वहां पर मरीसा का पर्स मिलता है। उसके अंदर उसके सारे पैसे थे, उसके कार्ड वगैरह सब कुछ उस पर्स के अंदर मौजूद था। उस पर्स को देखने के बाद उसकी माँ को ऐसा लगा कि हाँ, हो सकता है कि मरीसा की किडनैपिंग हो गई है, क्योंकि बिना पैसों के वो कहीं भी नहीं जा सकती और ऐसा कुछ हो गया है, इसलिए उसका पर्स घर पर ही पड़ा है।
और अब उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करने की ठान ली थी। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां जाकर मरीसा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस वाले भी अब अपने काम पर लग गए थे। वो मरीसा को ढूंढने के लिए बाहर निकले। वो सब जगह मरीसा को ढूंढ रहे थे, लेकिन मरीसा का कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहां पर चली गई है। और ऐसे ही पुलिस वालों को ढूंढते ढूंढते 12 दिन का समय निकल चुका था और अब 9 नवंबर 2006 का टाइम आ चुका था। और इन 12 दिन के अंदर मरीसा का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर चली गई है। 28 अक्टूबर के दिन वो अपने माता पिता से बात करके अपने रूम में सोने गई थी और उस दिन के बाद वो अपने रूम से ही गायब हो गई। तो मरीसा कहां पर चली गई थी? लेकिन जो मरीसा की बहन थी जीना, उसको लगा कि शायद हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हो गया है, क्योंकि मरीसा बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके घर में इतने सारे चूहे थे जिसकी वजह से उसे एंजाइटी हो गई थी और उसी वजह से वो बहुत सारी दवाई भी लिया करती। लेकिन जो वो दवाई थी उनके अंदर बहुत सारी ड्रग्स की मात्रा थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में रहा करती। और अब जीना सोच रही थी कि शायद हो सकता है ऐसी हालत में उसने खुद को नुकसान ना पहुंचा लिया हो, क्योंकि अब उसे नहीं पता था कि लास्ट टाइम पर उसकी मेंटल हेल्थ कैसी थी। अब उसके बारे में पता करने के लिए जीना दोबारा से उनके घर पर आती है। अब तक वो वापस अपने घर जा चुकी थी, जिसके बाद 9 नवंबर को वो वापस से अपने माता पिता के घर पर आती है और उसके रूम में दोबारा से जाती है। यानी कि वो दोबारा से मरीसा के रूम में जाकर वहां पर चेक करती है कि उसके रूम के अंदर कुछ उसने नोट वगैरह छोड़ा है या नहीं। अब वो उसके रूम में जा चुकी थी। उसके रूम में भी बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई थी, क्योंकि पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उसके रूम में कितनी ज्यादा गंदगी रहा करती। और ऐसी ही गंदगी के अंदर अब वो जा चुकी थी। वहां पर इतना सारा सामान इधर उधर फेंका गया था और वहां पर एक कपड़ों का इतना बड़ा ढेर था जिसके अंदर एक पूरा का पूरा इंसान छुप सकता है। अब जैसे ही जीना उस रूम में जाती है, वहां पर जाकर वो सबसे पहले उन कपड़े के ढेर को हटाना शुरू करती है। वो एक एक करके उस कपड़े के ढेर को हटा रही थी, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिला। जिसके बाद वो उस रूम में इधर उधर देखना शुरू करती है, लेकिन उस रूम में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। जिसके बाद जीना का ध्यान पड़ा वहां पर रखी गई बुक शेल्फ की तरफ। उसको वहां पर कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद उसने अपना फोन उठाया, उसके अंदर उसने फ्लैश लाइट ऑन की। फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद वो जैसे ही बुक शेल्फ के पास पहुंची और वहां पर जो कुछ उसने देखा वो देखकर उसकी चीखें निकल गई। और तभी उसने पुलिस के पास फोन कर दिया और पुलिस वाले भी मौके पर वहां पर पहुंच गए। जिसके बाद ये कहानी मरीसा वेबर की पूरी दुनिया के सामने आई कि उस दिन मरीसा वेबर के साथ क्या हुआ था और वो कहां पर गायब हो गई। क्योंकि 28 अक्टूबर 2006 के दिन, जिस दिन मरीसा वेबर अपने रूम में आई थी, वो आकर रूम में बैठ जाती है। रूम में बैठने के बाद उसे वही एंजाइटी होने लगी, जिसके बाद उसने वो अपनी वही ड्रग्स वाली दवाइयाँ ले ली। दवाइयाँ लेने के बाद उसको चक्कर वगैरह आने लगे। वो थोड़ा सा नशे में चूर हो गई थी। अब उसे वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से अब उसने टीवी चलाने का सोचा। सामने टीवी रखा गया था, उसने टीवी को ऑन किया, लेकिन टीवी उस टाइम पर ऑन नहीं हुआ क्योंकि उसका प्लग निकला हुआ था। और जिस टेबल पर टीवी रखा गया था उसके बगल में एक बुक शेल्फ थी जो कि तकरीबन 6 फुट लंबी थी। और उस बुक शेल्फ के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी गई थी और बहुत सारा कबाड़ वहां पर ठूसा गया था। अब मरीसा को ऐसा लग रहा था कि उसे जाकर अब उस पलक को ठीक करना होगा। और वो पलक जो था वो उस बुक शेल्फ के बिल्कुल पीछे था और बहुत ही नीचे था, जिसकी वजह से अब वो उस टेबल पर चढ़ती है। यानी कि पहले वो उस टीवी वाले टेबल पर चढ़ती है और वो बुक शेल्फ के पीछे झुक जाती है। झुकने के बाद वो नीचे हाथ डालकर उस पलक को ढूंढने की कोशिश करती है। पहले तो वो सोच रही थी कि शायद हो सकता है वो थोड़ा सा निकल गया होगा बाहर, उस पलक को वो अंदर डाल देगी, लेकिन वो पलक पहले तो बाहर निकला हुआ था। पहले वो उस पलक को ढूंढती है। ढूंढने के बाद जैसे ही वो उस पलक को अंदर उसके लगाने लगती है, वो झुकते झुकते इतनी झुक गई थी कि वो अंदर की तरफ ही गिर गई, उससे बाहर की तरफ नहीं निकला गया। और ना ही उसने उस टाइम पर कोई भी आवाज़ की कि मुझे यहाँ से निकाल लो। उसने अपने माता पिता को कोई भी आवाज़ नहीं दी। ऐसा हो सकता है उस टाइम पर जो उसने ड्रग्स वाली वो दवाइयाँ ली थी उसका उसे बहुत ज़्यादा नशा हो चुका था, जिसकी वजह से वो आवाज़ देना भूल गई थी और वो वहीं पर पड़ी रही। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई इंसान उल्टा हो जाता है, यानी कि सर के बल उल्टा हो जाता है,
उस टाइम पर सारे शरीर का ब्लड दिमाग की तरफ आने लगता है और ऐसा ही कुछ मरीसा के साथ हो रहा था। उसका दिमाग की तरफ अब सारा का सारा ब्लड आ रहा था और उसकी आंखें फटने को हो चुकी थी और साथ में जो भी ब्लड उसके दिमाग की तरफ आ रहा था उस ब्लड ने उसके फेफड़े और दिल पर दबाव देना शुरू कर दिया। अब वो चाहकर भी आवाज नहीं दे पा रही थी, यानी कि अगर वो अब चाहती भी कि वो आवाज दे तब वो आवाज नहीं दे पाती, क्योंकि उस टाइम पर आवाज मुंह से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। जिस वजह से अब मरीसा वहीं पर फंसी रह गई और 2 दिन तक वो वहीं पर जिंदा अवस्था में थी। लेकिन 2 दिन के बाद उसकी तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो गई और इसके बाद मरीसा की बॉडी को वहां से बाहर निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। और दूसरी तरफ उसके माँ बाप से पूछताछ की गई, तब उसके माँ बाप ने बताया कि जब मरीसा घर से गायब हो चुकी थी हमें उसके कमरे से 2-3 दिन तक आवाज़ आया करती, किसी खटर पटर की, किसी चीज़ के खिसकने की या किसी टक टक की, लेकिन हमें ऐसा लगा करता कि उसके रूम में जो चूहे हैं वही ऐसी आवाज़ें कर रहे हैं। हम कई बार उसके रूम में गए भी थे लेकिन हमें ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो बुक शेल्फ के पीछे से हमें आवाज़ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस टाइम पर उसके गले से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और वो बस इशारों से उनको बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मुझे बाहर निकाल लो। लेकिन उसके माता पिता को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो चूहे हैं वही ये आवाज़ें कर रहे हैं। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मरीसा जब मर गई उसके बाद उसके रूम में बदबू भी आई होगी, लेकिन उसके माता पिता का यही कहना था कि हमें नहीं पता था कि वहाँ पर उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उनके घर पर ऐसे कई सारे चूहे मरते रहा करते और उन्हीं की बदबू में अब मरीसा की बदबू भी मिल चुकी थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता को ये पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी के मरने की ये बदबू है। और इसी वजह से 12 दिन तक उनके माता पिता को यही नहीं पता चला कि उनकी बेटी उन्हीं के घर के अंदर, उसी के रूम के अंदर मरी हुई पड़ी है और वो उसे बाहर ढूंढ रहे थे। और ऐसे ही उस बेचारी महिला की दर्दनाक मौत हो गई। और आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में भी ऐसे गंदगी है तो आप घर में साफ सफाई रखें, क्योंकि गंदगी में बहुत सारी बैक्टीरिया भी होते हैं जिससे आपको बीमारी भी लग सकती है, या फिर जो मरीसा के साथ हादसा हुआ है ऐसा कुछ हादसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए थोड़े सतर्क रहे। सन 1993 में चेंग चई नाम के एक लड़के का जन्म ताइवान में हुआ। वो बचपन से ही एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ था और उसके माता पिता का वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस था, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। और इसी वजह से जब ये बड़ा हो रहा था इसके माता पिता चाहा करते कि ये सबसे टॉप पर रहे, यानी कि पढ़ाई में भी ये नंबर 1 रहे और अगर ये खेल कूद में जाए तो वहाँ पर भी ये नंबर 1 रहे। इसलिए इसके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया। इसके माता पिता इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाए हुए थे। वो इसको हर बार यही कहा करते कि तुम्हें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है ताकि जो तुम्हारा छोटा भाई है वो तुम्हें देखकर बहुत कुछ सीख सके। लेकिन जो ये चैंग था ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से नर्वस रहने लगा। इसकी दिमागी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, क्योंकि एक तो इसके माता पिता इससे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे, उन्होंने इससे ये पूछा ही नहीं कि तू क्या करना चाहता है। अब धीरे धीरे इसके स्कूल में 2-4 ही फ्रेंड थे जिनसे ये अपने मन की बात कर लिया करता और अकेला ही ये घर के अंदर सारा दिन पड़ा रहा करता। घर पर अकेले रहने की वजह से अब इसको अपना अकेलापन दूर करना था, जिसकी वजह से ये हॉरर नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर देता है और साथ में ये ऐसी मूवीज देखने लगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। और ऐसा ही अब इसका दिमाग होता जा रहा था। और एक बार तो इसने जब ये स्कूल में पढ़ा करता उस टाइम पर जो एक लड़की थी यानी कि इसकी क्लासमेट, उसको इसने जान से मारने की धमकी भी दे दी थी। और उस लड़की ने बाद में ये भी बताया था कि स्कूल टाइम के अंदर ये अपने पास एक चाकू रखा करता और हर टाइम इस फिराक में रहा करता कि कोई टीचर इसको छेड़े और ये उस टीचर का कत्ल कर दे। लेकिन कैसे ना कैसे करके इसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद इसने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पावर में इंजीनियरिंग करने के लिए वहां पर दाखिला ले लिया। अब वहां पर ये धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कर रहा था और ऐसे ही चलते चलते अब साल 2013 का समय आ चुका था और 2013 आते आते इसने सेकंड सेम के अंदर अपनी पढ़ाई करना ही छोड़ दिया,
जिसकी वजह से ये सेकंड सेम में अब फेल हो चुका था। लेकिन जो इसके कॉलेज वाले थे उन्होंने इसको अल्टीमेटम दिया। इसने दोबारा से पढ़ाई की और इसने अपना सेकंड सेम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब इसने और किसी यूनिवर्सिटी में जाने की सोची और इसने अपनी पढ़ाई करके पेपर दिए, लेकिन पेपर में ये फेल हो गया, जिसकी वजह से अब इसका दिमाग खराब होता जा रहा था। क्योंकि एक तो ये फेल हो गया और ऊपर से इसके पिता को इस पे इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी और वो उम्मीदें अब टूट चुकी थी, जिसकी वजह से इसके पिता इस पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि वो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। और फिर इसके बारे में इसने अपने एक दोस्त ली को बताया कि मेरा ऐसा दिमाग खराब हो चुका है कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं किसी को मार दूं। लेकिन इसके दोस्त ने इसको समझाया कि इस सब में कुछ भी नहीं रखा, तुम जो कुछ भी आगे फैसला लो वो थोड़ा सोच समझ कर लेना। लेकिन इसके दिमाग पर तो कुछ और ही सवार था। फिर कुछ टाइम और बीतता है। कुछ टाइम बीतने के बाद अब जो ये चैंग था इसने अपने दोस्त ली को एक दिन मैकडोनल्ड्स में मिलने के लिए बुलाया। जब ली वहां पर पहुंचा तब इसने बताया कि यानी कि चैंग ने ली से बताया कि मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी का यहाँ पर कत्ल कर दूं। लेकिन ली ने वहां पर एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई। उसने इसको शांत किया और इसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन डिप्रेशन की वजह से ये अपने फैसले पर कायम था। ये उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहां से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर ये चाकू ढूंढने लगता है। यानी कि किसी शॉप पर गया और वहां से इसने एक चाकू खरीद लिया। और फिर इस सब के बाद 21 मई 2014 की शाम आती है। शाम के 4:30 का टाइम था। ये वहीं के यानी कि ताइवान के एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा जिसका नाम था ताइवान MRT। अब इस मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर इसने अपने पास एक चाकू भी छुपाया हुआ था और वहीं पर शाम के टाइम पर जो वहां पर लोग आ रहे थे उस मेट्रो में जाने के लिए, वो अपने काम धंधे से थक हार कर इस मेट्रो पर चढ़कर अपने घर जाने के लिए इस स्टेशन पर पहुंचे थे। अब वो सारे के सारे लोग अब मेट्रो में चढ़ने लगे और उसी ट्रेन के अंदर अब ये चैंग भी चाकू के साथ चढ़ गया। उन लोगों को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनके सामने कितना बड़ा खतरा आने वाला है। और धीरे धीरे अब वो ट्रेन वहां से चलना स्टार्ट होती है और उस स्टेशन के अलावा भी वहां पर 135 गार्ड तैनात किए गए थे ताकि वो उस मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा कर सके। लेकिन उन सब के बावजूद भी ये चैंग अपने साथ चाकू लाने में इस मेट्रो स्टेशन में कामयाब हुआ। और जैसे ही वो ट्रेन वहां से निकलती है अब धीरे धीरे वो दूसरे स्टॉपेज की तरफ जा रही थी और सारे थके हारे व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे। इसी बीच में चैंग ने अपनी जेब से वो चाकू निकाला और उसने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसने लोगों को चाकू मारना शुरू कर दिया। वो बेरहमी से उन लोगों पर हमला किए जा रहा था। कोई भी उसके सामने आता उसी पर वो चाकू से वार कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत लोग वहां पर घायल हो गए। चारों तरफ चीख पुकारे होने लगी। लोग उसे रोकने के लिए हाथ जोड़ने लगे, उससे विनती करने लगे, लेकिन वो तो अपने माइंड को सेट करके आया था। वो वहां पर चाकू घुमाए जा रहा था, लोगों के लगे जा रहे थे। चारों तरफ खून खराबा, चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और ये दृश्य बहुत ही ज्यादा भयानक था। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो वहां से भागने लगे, लेकिन कई लोगों ने तो वहां पर अपने अपने फोन निकालकर इसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और कई लोगों ने वहां पर छातों का सहारा लिया, यानी कि अम्ब्रेला का उन्होंने सहारा लेकर इसको पीछे हटाने की कोशिश की। वो इसको मारना भी चाह रहे थे, लेकिन इसके हाथ में चाकू था, इसकी वजह से वो बस खुद को प्रोटेक्ट ही कर पा रहे थे। कई लोग जो घायल हो चुके थे उनके चारों तरफ जो लोग ठीक थे उन्होंने घेराबंदी कर ली ताकि वो इन पर दोबारा हमला ना कर सके। और इस सारे हादसे में वहां पर 4 लोगों की मौत भी हो गई, जिसमें से एक 26 साल का स्टूडेंट था जो कि PhD कर रहा था और उसका नाम जांग यांग था। और दूसरा व्यक्ति सिया चिंग यून जिसकी उम्र 28 साल थी। और तीसरा व्यक्ति पेन पिंचू जिसकी उम्र 47 साल थी। और इसके अलावा जो चौथा व्यक्ति था लियू यून, उसकी उम्र 67 साल थी। चैंग ने इनके ऊपर हमला करने से पहले इनकी उम्र भी नहीं देखी कि वो कितने बुजुर्ग हैं, उससे उम्र में कितने बड़े हैं, लेकिन उसने उन सबको मार डाला। 4 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी थी और जो 24 लोग थे वो इस हादसे में घायल हो गए थे। और 10 लोगों की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत थी, वो किसी भी वक्त मर सकते थे। अब ऐसे ही ट्रेन चलती चलती नेक्स्ट स्टॉपेज पर पहुंचती है। वहां पर ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है।
लोग अपने ट्रेन से निकलकर बाहर की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। और कई लोग तो ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, और गुस्से आई भीड़ अब उसके ऊपर टूट पड़ी, यानी कि चैंग को उन्होंने धर दबोचा, उसके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके लात मुक्के मार रहे थे, उसका गला दबा रहे थे, और उसके हाथ से चाकू भी गिर गया। अब जब ये सारा होता हुआ वहाँ पर ये सीन जब वहाँ के गार्डों ने देखा, वो भागकर वहाँ पर आते हैं और चैंग को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। भीड़ को भी उन्होंने शांत किया और चैंग को उन्होंने साइड में बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन किया और वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर घायल हुए हैं उनको जल्दी से उपचार मिल सके। और साथ में उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था, और पुलिस आने के बाद उन्होंने चैंग को पुलिस के हवाले कर दिया। और जब पुलिस वाले चैंग को वहां से लेकर अपने साथ चले गए, जब उससे वहां पर पूछताछ की गई, तब उसने बहुत ही चौंकाने वाले बयान दिए। उसने कहा कि अगर ट्रेन में मेरा परिवार भी मेरे सामने होता तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ता, उनको भी मैं मार देता। अब पुलिस वालों ने इसे उकसाने के लिए इससे कहा कि अगर ट्रेन में हम होते तो तुम क्या करते? तब उसने यही जवाब दिया कि तुम भी मेरे हाथों मारे जाते। और फिर पुलिस वालों ने इससे पूछा कि तुमने ये ट्रेन ही क्यों चुनी अपने इस क्राइम को अंजाम देने के लिए? तब चैंग ने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग थे ये आसानी से मुझे इस ट्रेन के एक बंद डिब्बे में मिल गए थे, और इनको मारना बहुत ही ज़्यादा आसान था। अगर मैं किसी बाहर जगह पर इनको मारता तो ये भाग सकते थे, लेकिन इस ट्रेन के अंदर से ये कहीं पर भी भाग नहीं पाते। यहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस करते। इनके पास ना तो कोई भागने का टाइम था, ना ही ये ट्रेन से कहीं बाहर जा सकते थे। इसलिए मैंने इस ट्रेन को क्राइम करने के लिए चुना। और फिर चैंग से ये भी पूछा गया कि तुम्हारा इसके पीछे का मकसद क्या था, कि तुमने जो ये इतना बड़ा कांड रच दिया, इसके पीछे का तुम्हारा क्या मकसद था? तब चैंग ने कोई अच्छा सा जवाब नहीं दिया। उसने बस यही कहा कि मैं बचपन से ही सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, मैं किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी। अब मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैंने इनके ऊपर हमला कर दिया। और फिर जब वो शांत हो गया तब पुलिस वालों ने उससे ये भी पूछा कि तुम्हें कोई पछतावा है कि तुमने 4 लोगों की जान ले ली है? तब उसने कहा कि मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, जो कुछ हुआ है वो सब कुछ ठीक है। और चैंग के ऐसे जवाब सुनकर पुलिस वालों को लगा कि इसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है, जिसके बाद उसे अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर उससे बहुत सारी पूछताछ की जाती है, उसका दिमाग का चेकअप किया जाता है। तब बहुत सारी बातें खुलकर सामने आती है। जो ये चैंग था ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था और ये खुद को मारना चाहता था, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये खुदकुशी कर सके, जिसकी वजह से इसने ये वाला रास्ता अपनाया। इसने सोचा कि अगर मैं किसी को मार दूंगा तो मुझे अदालत से मौत की सज़ा मिलेगी और मैं मर जाऊंगा। और इसने ये भी बताया कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति को मारता तो शायद मुझे आजीवन कारावास की सज़ा होती, और इसके अलावा जब मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दूंगा तो मुझे पक्का ही मौत की सज़ा मिलेगी। ये सोचकर मैंने इस ट्रेन के अंदर ये सारा कांड रचा। और इसके बाद इसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होता है, जो इसकी चोट वगैरह लगी थी इसकी मरहम पट्टी की जाती है। उसके बाद इसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। जब तक इसकी ट्रायल स्टार्ट नहीं हो गई तब तक ये एक काल कोठड़ी के अंदर इसको डाल दिया गया, और वहाँ पर एक कैमरा भी लगा दिया था 24 घंटे इसके ऊपर नज़र रखने के लिए, ताकि ये अंदर कुछ और हरकत ना कर सके। और चैंग के जेल में जाने के बाद उसके भाई को बुलाया गया उससे पूछताछ के लिए, और जब वो उससे पूछताछ कर रहे थे पुलिस वाले, तब चैंग का छोटा भाई वहाँ पर रोने लगा। वो बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर रो रहा था, और उसने बस यही कहा कि मैं अपने बड़े भाई को एक अपना बचपन से ही हीरो माना करता, उन्होंने जो ये कुछ करा है उससे अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। और साथ में जो उसके माता पिता थे वो भी इस चीज़ से उनकी भी गर्दन नीची हो चुकी थी। उन्होंने भी सब लोगों से माफ़ी मांगी। वो पब्लिक में आकर उन्होंने सबके सामने झुककर माफ़ी मांगी कि उनके बेटे ने ऐसा एक बहुत घिनौना अपराध कर दिया है। और जब चैंग ने ये क्राइम किया उस टाइम पर इसके माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने न्यूज़ में देखा तो था, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनको ऐसा लगा कि कोई प्रैंक वगैरह चल रहा है, उनके साथ उनका बेटा एक प्रैंक कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पर चैंग को तो कैंपस के अंदर होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो इस सारी चीज़ों को ये प्रैंक सोच रहे थे। लेकिन जब उनको बाद में सच में पता चला कि उनके बेटे ने ऐसा क्राइम कर दिया है, तब उनकी गर्दन शर्म से नीचे हो गई। और चैंग के पिता ने यह भी कहा कि जो उसने क्राइम किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मैं उसकी तरफदारी नहीं करूंगा, अगर उसे मौत की सजा भी मिलेगी तो वो भी मुझे मंजूर है।
और फिर 21 जुलाई को इसका ट्रायल स्टार्ट होता है और ऐसे ही तारीख पे तारीख पड़ती जाती है और 6 मार्च 2015 के दिन इसको 4 कत्ल के लिए दोषी ठहराया गया और 22 अटेम्प्ट टू मर्डर करने के इसके ऊपर चार्जेस लगे, जिसकी वजह से इसने जो 4 लोगों को मारा था उसके लिए इसको मौत की सजा सुनाई गई और जो इसने 22 लोगों को मारने का प्रयास किया था उसकी वजह से इसे 144 साल की जेल की सजा सुनाई। और जो चैंग ने हमला किया था उससे 10 दिन बाद ही उस मेट्रो वालों ने यानी कि वो स्टेशन वालों ने इसके ऊपर 2.61 मिलियन ताइवान डॉलर का मुकदमा दायर कर दिया था और इसके बाद 10 मई 2016 को इस राशि को बढ़ा दिया गया, यानी कि इससे ज्यादा इसको पैसे उनको देने थे। और फिर शाम को इसको इसका मनपसंद खाना दिया गया। खाना खाने के बाद इसको वो जल्लाद वहां से उठाकर लेकर जाते हैं, इसको एनेस्थीसिया दिया जाता है और इसके सीने में जल्लाद ने गोली मार दी, जिससे चैंग का यहाँ पर एक अंत हो गया। और चैंग की मौत के बाद उसके माता पिता ने ये सब कुछ पब्लिक में आकर कहा कि उसकी जो ये उसने कांड रचा है उसका जिम्मेदार वो खुद ही है। अगर वो ऐसी क्राइम वाली मूवी नहीं देखता, अगर वो हॉरर नोवेल नहीं पढ़ता तो वो कुछ ऐसा करता ही नहीं। अब आप लोग ही बताइए, इसमें चैंग की गलती थी या उसके माता पिता की, जो उसके ऊपर इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे, या फिर उसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए थे। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। और आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।